नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं असीम आर्यावर्त। असीम आर्यावर्त वो भारत है जिसका कोई भी समय सीमा नहीं, जो एक भौगोलिक सीमा से भी परे है, जिसकी नींव, जिसकी आधारभूत संरचना हमारे पूर्वजों ने आज से कई हजार साल पहले रखी थी। आज वही भारत उनकी धरोहर, उनकी विरासत है, जो कि सभ्यता और संस्कृति का एक बेमिसाल उदाहरण है। और इसी भारत के संदर्भ में जो भी विषय है उस पे हम चर्चा करेंगे। मैं आपके सामने अपने विचार रखूंगा और आपसे भी उम्मीद करूंगा कि आप अपने कमेंट जो है वो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज का जो मैंने विषय लिया है वो भारत के लिए काफ़ी संवेदनशील है। ये पूरी दुनिया के लिए संवेदनशील विषय है, बहुत ही सेंसिटिव विषय है, लेकिन भारत के लिए अभी ये एक तरह से नई नई बात है। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो ये बात है जो हमारे उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, उनके द्वारा अभी एक अंतरिम आदेश पास हुआ है। उसमें कहा गया है कि जो एनडीए है यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी, उसमें महिलाओं की भर्ती होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक मात्र पुरुष या कहें तो लड़के जो कि स्कूल में से निकलने वाले होते हैं उनको ही अभी तक एनडीए में डायरेक्ट एंट्रेंस एग्जाम में बैठने दिया जाता है। महिलाओं को यानी लड़कियों को अभी उसकी इजाज़त नहीं है, उसमें प्रवेश अभी वर्जित है। ये एनडीए एग्ज़ाम यूपीएससी के द्वारा लिया जाता है, तो ये डायरेक्टली आपको सेना में ऑफिसर की उपाधि दिलाता है। ये डायरेक्टली आप ऑफिसर बन सकते हैं सेना में। तो जो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। अगर जेंडर इक्वालिटी चाहिए तो फिर आपको सेना में भी एनडीए के थ्रू महिलाओं को प्रवेश होना चाहिए। तो इसमें कई सारे बातें हैं, काफ़ी दलीलें दी गई है सरकार की तरफ से। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो है वो मिस ऐश्वर्या भाटी जी, उन्होंने सेना को और सरकार की तरफ से अपने मतलब जो सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें दी है। उनका कहना है कि सरकार कई तरह के प्रोग्राम्स कर रही हैं। सेना की तरफ से भी ये कहा गया कि महिलाओं को प्रवेश है, वो ऑफिसर बन सकती हैं, लेकिन उसके लिए अभी ओटीए या फिर आईएमए यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी और जो है ऑफिसर ट्रेनिंग जो एकेडमी है उनके थ्रू आप जो महिलाएं हैं वो ऑफिसर्स बन सकती है। लेकिन उसमें डिफरेंस क्या है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस एनडीए सिलेक्शन और ओटीए आईएमए सिलेक्शन, उनमें यही है कि आप स्कूल से डायरेक्टली निकल के आप एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद। और ओटीए में आप ग्रेजुएशन के बाद यानी जब आपकी उम्र 20 साल के लगभग हो उस समय आप ओटीए या आईएमए ज्वाइन करते हैं। तो ये दोनों में एक बड़ा सा अंतर है। तो जो सरकार की तरफ से प्रोग्राम है उसमें जो सैन्य स्कूल है, सैनिक स्कूल जो हमारी सेना जो चलाती है पूरे देश में, उसके थ्रू महिलाओं को यानी बालिका जो है या लड़कियां हैं उनको उसी समय से पढ़ाना चालू कर दिया जाएगा, बचपन से ही। वो उसमें अभी जो लड़के हैं उनके साथ उनको पढ़ाया जाएगा। और जो सैनिक स्कूल है यानी आर्मी स्कूल्स हैं उनमें एक आपको एडवांटेज मिलता है कि आपको करिकुलम का अंदाज़ा हो जाता है जो सेना की तरफ से हो। और इसीलिए एनडीए के एंट्रेंस एग्ज़ाम और फिजिकल टेस्ट एक तरह से फेमिलियर लगते हैं। तो वो एक एडेड एग्जाम्पल है। और इसके लिए महिलाएं भी जब उसमें जाएंगी तो उनके साथ भी ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी, उनको भी ये अंदाज़ा हो जाएगा, उनकी हैबिट चेंज हो जाएगी, जिसके कारण एनडीए में एंट्री लेना काफ़ी इजी हो जाएगा। तो ये एक सरकार की तरफ से नीति चल रही है। साथ में और भी बातें कही गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इसी साल जो भी एनडीए की एग्ज़ाम होने वाली है एंट्रेंस, उसमें लड़कियां बैठनी चाहिए। और जो बाद में सिलेक्शन प्रोसेस है यानी फिजिकल टेस्ट और भी इंटरव्यूज अदर थिंग्स, वो जो लास्ट रूलिंग होगी, जो केस की फाइनल जो हियरिंग होगी, उसके बाद जो वर्डिक्ट आएगा
उसमें किया जाएगा। तो अभी सिर्फ बैठने देने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया है। इसमें काफ़ी बातें हैं दोनों तरफ से, जैसे मैंने बताया। तो जो मेरा कहना है उसके हिसाब से आप जेंडर इक्वालिटी या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे एक एक्सक्यूज जो है, उसके तहत आप सेना की जो रिक्रूटमेंट पॉलिसीज हैं या फिर स्टैंडर्ड्स हैं, उन पे आप एक तरह से एडेड प्रेशर दे रहे हैं। उनका स्टैंडर्ड मेंटेन रखने के लिए आपको उस लेवल पे जाना पड़ेगा। वैसे अगर आप महिलाओं की बात करें और जेंडर इक्वालिटी की बात करें, तो ऐसा हो नहीं सकता है कि जो एवरेज महिलाएं हैं वो पुरुषों से कंपेयर कर सकती हैं फिजिकल एबिलिटी के मामले में। यानी जो फिजिकल एबिलिटी में ये कह रहा एवरेज, तो जो पुरुष का स्टैंडर्ड है, मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दूंगा। ये आपके येगर ट्रोपेन जो है, ये नॉर्वे की एक स्पेशल फोर्सेस यूनिट है, जो ऑल फीमेल्स स्पेशल फोर्सेस यूनिट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसमें इसी का ही एक और रूप है जो है फोर्स वायरेट स्पेशल कमांडो। ये ऑल मेल है। ये दोनों स्पेशल फोर्सेस यूनिट है और एक फीमेल है, एक मेल है। अब इन दोनों के बीच में मैं इसीलिए एक कंपैरेटिव आपको ये दिखाना चाह रहा था। जो सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग प्रोसेस है, उसमें जो फीमेल्स है उनको मात्र 7 किलोमीटर ही ये पैदल मार्च करना होता है, जो 22 किलोग्राम वजन उठा के, और वो भी 1 घंटे के अंदर। वही अगर मेल्स का देखें तो उनको 30 किलोमीटर मार्च करना होता है, साथ में 25 किलोग्राम्स वेट अपने कंधे पे उठा के, और वो भी 4 घंटों और 50 मिनट के अंदर, यानी 5 घंटे लगभग उनको चलना है। उनके उसके अंदर उनको ये कंप्लीट करना है टास्क। साथ में जो फिजिकल फिटनेस है उसमें भी अगर देखें तो 8 पुलअप्स जो है मेल्स को करने हैं, साथ में 50 सिटअप्स और 45 पुशअप्स। साथ में 400 मीटर का जो है वो स्विमिंग है, जो कि 11 मिनट के अंदर होनी चाहिए। लेकिन फीमेल्स के लिए यहाँ पे पहले ही लिखा है कि फीमेल्स ट्रूप हैज़ लोअर स्टैंडर्ड्स विथ 1 पुलअप, 20 पुशअप्स एंड 35 सिटअप्स इन 2 मिनट्स। और इनका जो स्विमिंग है वो भी 200 मीटर्स है, नो अंडर वाटर फोबिया। तो ये आप देख सकते हैं कि एकोमोडेट करने के लिए आपने स्टैंडर्ड लो कर दिया, लेकिन बैटल फील्ड में आप वो काम नहीं कर सकते। वहाँ पे जो स्टैंडर्ड है वो वही रहेगा, क्योंकि दुश्मन आपके लिए कन्वीनियंस नहीं लाएगा, वो अपने हिसाब से करेगा। आपको भी अपने हिसाब से वो स्टैंडर्ड मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर आप कहेंगे, जैसे कारगिल वॉर एक एग्जाम्पल है, जहाँ की ऊंची ऊंची चढ़ाइयाँ जो थी चोटियों पर, क्योंकि सारा कुछ युद्ध एक जो बैटल ग्राउंड था वो पहाड़ों के बीच में ही था। तो खड़ी चढ़ाई पे जो कभी होता था कि जो घायल सैनिक हैं वो नीचे नहीं आ पाते, क्योंकि स्ट्रेचर ले जाना मुश्किल रहता था उन पहाड़ों पे। तो जो दूसरे सैनिक हैं उनके साथी, वो उनको कंधे पे उठा के ही नीचे ला पाते थे। तो एवरेज अगर वेट हम देखें मेल्स का, तो 60 केजी लेकर चले, तो एवरेज फीमेल्स जो होती हैं वो 60 केजी नहीं उठा पाएंगी। इसीलिए वो स्टैंडर्ड आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर आप फीमेल को ज़बरदस्ती इस तरह के कॉम्बैट जोन्स में, बैटल फील्ड्स या फ्रंटलाइन अटैक्स में या फ्रंटलाइन डिफेंस में आप उनको पार्टिसिपेट करने देते हैं, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कहीं लायबिलिटीज़ का इशू ना हो। इसीलिए आप बेशक आर्मी में या मिलिट्री में महिलाओं को आने दें, उनके लिए काफ़ी अलग अलग जॉब्स होंगे, इंट्रोगेशन भी हो, या फिर प्लेन उड़ाना, पायलटिंग, या फिर मेडिकल इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशंस, और जितने भी अलग तरह के इश्यूज हैं कॉम्बैट को छोड़ के, उनमें आप इस तरह के जो जेंडर इक्वालिटी है उस पर ये बहस कर सकते हैं। लेकिन कॉम्बैट जोन में आपको स्टैंडर्ड मेंटेन रखना ज़रूरी है। अब इसके बाद साथ में मेडिकल इश्यूज भी हैं, जो कि मैं यहाँ पे जो ये है NCBI, यानी ये नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, ये
गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसपे कई तरह के स्टडीज़ हमेशा से पब्लिश होते आए हैं। बहुत सारे इसमें पीयर व्यूड जो है स्टडीज़ वो हैं। मैंने एक निकाल के रखा है जो इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ फीमेल्स एज लाइट इन्फेंट्री सोल्जर्स। ये आईडीएफ है, इजरायली डिफेंस फोर्सेज में। इसमें जो महिलाएं हैं उनके लिए एक कैरिकल यूनिट है, जो उनके लिए सबसे टॉप का जो एक तरह अचीवमेंट कहें वो है लाइट इन्फेंट्री यूनिट कैरिकल। तो उसमें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई गई। उसमें एक स्टडी लिया गया है जिसमें लगभग के जो है फीमेल पार्टिसिपेशन वो 238 फीमेल्स थी, उसमें से 227 एलिजिबल थी, और मेल्स जो थे वो 85 थे, जिसमें 78 एलिजिबल थे पूरे ट्रेनिंग लेके। तो उसमें यहाँ पे आप कई तरह के वो देख सकते हैं, जैसे कि ये जो बॉडी के जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में दिखाया गया है, जैसे हाइट है, एज है, बॉडी वेट, बॉडी मास इंडेक्स है या फिर फैट है, इन सब, लीन बॉडी है, VO2 मैक्स मतलब जो ऑक्सीजन लेने की यानी लंग्स कितने किसके ज़्यादा हैं उसके बारे में सब दिया गया है। कंपैरेटिव स्टडीज है, ये सारे डेटाज लिए गए हैं। ये एक मतलब अच्छे से स्टडी इसको किया गया था, रिसर्च किया गया था वहाँ पे, उसके हिसाब से ये टेबल्स बन के तैयार हैं। फिर परफॉर्मेंस का भी एक टेबल है जिसमें 2 किलोमीटर रन है, उसके बाद पुशअप्स हैं और सिटअप्स हैं, इनमें भी कंपैरिजन किया गया है। उसके बाद आपके जो स्ट्रेस फ्रैक्चर्स हैं उसके बारे में दिया गया है, जो मेल्स और फीमेल्स में है उसके बारे में। उसके बाद मेडिकल इशूज, साइकोलॉजिकल इशूज, एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज, टोटल एट्रिशन। ये एट्रिशन मतलब होता है कि कौन उस टीम में या उस यूनिट में रहा, बना रहा, 3 साल जो उसकी मैंडेटरी वो रहती है वो पूरा किया। उसमें ज़्यादातर आपको फीमेल्स ज़्यादा मिलेंगे, उनका एट्रिशन रेट मेल से कम है, 28 वर्सेस 36, और जो कंप्लीटेड है उसमें भी मेल से उनका ज़्यादा है, यानी 71.8 वर्सेस 63। तो इसका कारण मैंने यही बताया कि जो लाइट इन्फेंट्री यूनिट है आईडीएफ की कैरिकल, वो फीमेल के लिए, फीमेल सोल्जर्स के लिए वो टॉप की है, पिनेकल उसको कहेंगे कैरियर कॉम्बैट, अगर कैरियर में बात करें तो। लेकिन मेल्स के लिए इन्फेंट्री जो है वो लाइट इन्फेंट्री वो उतनी ज़्यादा प्रेस्टिजियस नहीं है, वो मेन इन्फेंट्री में जाना चाहेंगे, मेन स्ट्रीम इन्फेंट्री। उसके लिए जो ट्रेनिंग और सिलेक्शन प्रोसेस है वो और ज़्यादा हार्ड हो जाती है। इसीलिए अभी वहाँ पे भी कहा जा रहा है कि फीमेल्स को उन जैसे भी कॉम्बैट यूनिट में रखना है, तो इसीलिए तरह तरह की और चीज़ें भी स्टडी की जा रही है। लेकिन यहाँ पे जो भी टेबल्स हैं उनमें बहुत मतलब एक तरह से क्लियर कट डिस्टिंक्शंस दिखे, जो कि मेल्स और फीमेल्स में है, जो मेल्स एंड फीमेल्स एनाटॉमी में। उसके बाद ये ऑक्सफोर्ड का भी उसी तरह का एक साइट है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो यूके की है, उनमें भी रिसर्च पेपर एक डाला गया, ओवर यूज इंजरीज एवं फीमेल कॉम्बैट वॉरियर्स इन इजरायली डिफेंस फोर्सेस, ए क्रॉस सेक्शनल स्टडी। तो इसमें भी आप देख ले कि रिजल्ट जो है, द ओवरऑल इंजरी रेट वाज 28.3% ऑफ ऑल इंजरीज, 86 were in the ankle, calf 41%, the lower back 23%, and the knee 22% regions. The average lost training days was 11 days for females. तो फीमेल्स के लिए अगर जो मेडिकल इश्यूज के बाद जो उनको एक तरह से रिहेबिलिटेशन के लिए 11 दिन लगे, और जो एवरेज 11 दिन, और जो मेल के लिए 8 डेज। तो ओवरऑल रेट ऑफ स्ट्रेस fractures and the rate of femur and femoral neck stress fractures were significantly higher among females compared to males, 11.2 versus 2.5% for males, 7.8% for females versus 1.6% for males. Conclusion ये दिखाया गया, the overuse injury rates among females in IDF are high and may be considered a significant military public health problem. In order to reduce the number of overuse injuries, which is expected to significantly increase after IDF policy change regarding to combat duties
open for females. We recommend planning and implementation of policies and interventions, programs, and further research and regarding to overuse injuries among female combat warriors with a special focus on calf and ankle, lower back and knee regions and femoral stress fractures. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टडी में ये बताया गया कि और रिसर्च की ज़रूरत है और प्लानिंग की ज़रूरत है और ज़्यादा आपको डेटा कलेक्ट करने की ज़रूरत है, साथ में गाइडेंस और इंटरवेंशंस होनी चाहिए और स्पेसिफिक रीजन जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको ऐड करनी होगी, तब जाके आप ये ओपन कर सकते हैं फीमेल के लिए। मैं कॉम्बैट यूनिट की बात कर रहा हूँ। तो वही बात इंडिया पे भी अप्लाई होती है। बेसिकली इस तरह की चीज़ें पूरी दुनिया में है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही कहें कि मोस्ट ऑफ द फीमेल सोल्जर्स आर ओनली फॉर प्रोपेगेंडा फोटोज लाइक यू कैन सी इन अफगानिस्तान। वहाँ पे जितने भी फीमेल सोल्जर्स थी उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हुई, लेकिन कभी भी आप उन्हें कॉम्बैट जोन में नहीं देख सकते। उसी तरह की अमेरिकन फीमेल के लिए भी यही बात लागू होती है। बेशक वो है वहाँ पे जो भी हॉट जोन्स हैं, लेकिन जब भी कॉम्बैट होता है या कॉम्बैट यूनिट में उनका शामिल होना वो अभी भी रिस्ट्रिक्टेड है। सेम लेकिन एक एग्जांपल हमेशा लोग देंगे वो है कुर्दिश वुमेन का। उनमें भी काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स आई हैं जो कि लोग बात नहीं करते। आपको हीरो बनाने के उसमें बहुत सारी बातें पीछे छोड़ जाती है, बहुत सारी चीज़ें जो होनी चाहिए वो पीछे छोड़ जाती हैं। इसीलिए इन सबको ध्यान में रख के मैं अभी भी कहूँगा कि कॉम्बैट जोन में आप फीमेल को एडमिट नहीं करिए, आप उनमें फोर्स नहीं करिए, आप उनको इम्पोज नहीं करिए थ्रू द सुप्रीम कोर्ट और थ्रू एनी अदर मीन्स बाय जस्ट हैविंग टू मेक जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी के नाम पे आप इस तरह की चीज़ें पॉलिसी वो नहीं बनाइए, और इसके लिए अच्छे से पहले रिसर्च करना ज़रूरी है। क्या इसकी वायबिलिटी है वो देखना ज़रूरी है, इसके क्या रिपरकशंस है वो देखना ज़रूरी है, क्या निगेटिव्स हैं क्या पॉजिटिव्स हैं ये देखना ज़रूरी है। क्योंकि जो दुश्मन है वो तो देखेगा नहीं कि आप जेंडर इक्वालिटी के मामले में कितने ऊपर हैं। वही बात आप देख सकते हैं अफगानिस्तान में भी जो LGBTQ का जो झंडा वहाँ पे फहराया गया था उसको हटा दिया तुरंत तालिबान ने जो आके। तो इस तरह के जो है बातें वो देखना ज़रूरी है, और आर्मी हमेशा डिस्क्रिमिनेट करती ही है अगर उनको सिलेक्शन करना है, क्योंकि उनकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है, और कॉमन सिविलियंस के लिए भी अगर वो मेल है तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। जैसे कि अगर फ्लैट फुटेड है तो आप आर्मी में नहीं जा सकते, अगर चेस्ट आपका उतना वाइट नहीं है तो आप आर्मी में नहीं जा सकते, अगर आप जो हाइट कम है वो तब आप आर्मी में नहीं जा सकते, वीक आई साइट है तो आर्मी में नहीं जा सकते। इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन है, अगर इसको आप डिस्क्रिमिनेशन बोलना चाहें तो। इसीलिए स्टैंडर्ड मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर फीमेल्स उस स्टैंडर्ड को मीट करती हैं विदाउट हैविंग टू lower down that standard, then they sure can get into that combat zone. Otherwise, it is not beneficiary for the army or for the future of nation's defense that you lower any standard just to accommodate certain types of gender equality agendas. तो ये मेरे विचार हैं आज के लिए, और अगर आपको अपने कमेंट्स मुझे देने हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर दीजिए। क्या आपको लगता है इस बारे में, उसके बारे में मुझे बताएं, अपने विचार मुझसे शेयर करें। उसके लिए आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको हमेशा रेगुलर अपडेट मिलती रहे। तो आज के लिए चलते हैं इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।